नमस्कार साथियों, जाट ट्रेड सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सीरीज़ वाइज बहुत सारे बिजनेस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम अलग अलग बिजनेस से जुड़ी शख्सियतों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम मेरठ आए हैं और भाई साहब के पास बैठे हुए हैं। इनका जो काम है वो मुझे लगता है, जब हम जाट ट्रेड सेंटर की बात कर रहे हैं तो हर यूथ से जुड़ा हुआ है और बहुत भारी संख्या में, जब ये पिछला कोरोना का दौर आया, लॉकडाउन का दौर आया, तो बहुत भारी संख्या में लोगों का रुझान बढ़ा शेयर मार्केट की तरफ। परंतु बहुत सारे रूमर्स रहते हैं, अभी भी बहुत सवाल हैं मेरे मन में भी और मेरे जैसे हज़ारों भाइयों के मन में जो इस वीडियो को देखेंगे, जिन चीज़ों को हमें क्लैरिफाई करना है और क्या क्या सही तरीके हैं शेयर मार्केट में जाने के। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स को लेकर लोगों की जो राय है और लोगों के अंदर जो एक सोच बनी हुई है, उसको भी हम जो रूमर के रूप में है उसको तोड़ने का भी काम करेंगे। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या अंतर है, क्या दोनों किस तरह से दोनों अलग अलग हैं और किस तरह से दोनों में किस तरह से काम किया जाएगा, इन सब टॉपिक्स पर हम आज बात करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण पूनिया है जी, और मैं मेरठ से हूँ और मैंने जो है करीब 1998 से इसमें इस स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर स्टार्ट किया था। ठीक है। और 2015 तक मैंने अपना जॉब किया, एक लेवल से लेकर मैं ऊपर एक लेवल तक काम किया है। ठीक है। मैं लास्ट जो था, मैं एज ए कंपनी में एक रीजनल मैनेजर था। ठीक है जी, लखनऊ में रहा हूँ मैं पिछले 5 साल, 2009 से लेकर 2015। और 2015 के बाद मैंने अपना यहाँ पे मूव कर लिया था हमने लखनऊ से मेरठ में, और अपने होम टाउन है मेरठ। और यहाँ से फिर मैंने अपना फाइनेंशियल सर्विसेज का अपना काम स्टार्ट किया। दुआ फाइनेंशियल्स के नाम से मेरा बिजनेस है। ठीक है। तो मतलब हम कहें आपको जो है 25 से 30 साल। हाँ, मतलब आप ये मान सकते हैं कि करीब करीब 22-24 साल के करीब। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। सीरियल वाइज हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। पहले शेयर मार्केट में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। जी जी। तो सर, शेयर मार्केट को लेके हमारे लोगों में एक मिथ है जी कि ये तो जुआ है। जी जी। उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जुआ, ये बात सही कहते हैं। बहुत लोग इन जनरल मैंने देखता हूँ, काफ़ी लोगों इसको बोल देते हैं, जिनको नहीं मालूम होता वो एक सिंपल इसमें एक जुआ कह के ख़त्म कर देते हैं बात को। जबकि इकोनॉमी जो चलती है पूरे स्टॉक मार्केट पर डिपेंड है। ठीक है ना, आप पूरे स्टॉक मार्केट पर डिपेंड इकोनॉमी चलती है आपकी। और दूसरा क्या है कि आप इसको जुआ इसलिए नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को एसटीटी के रूप में बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये किसी को मालूम नहीं कि एसटीटी के रूप में इतना बड़ा फंड्स गवर्नमेंट को मिलता है, तो गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट्स के काम में पैसा लगाती है। तो यानी जो लोग ट्रेड्स करते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो गवर्नमेंट को एसटीटी के रूप में टैक्स पे करते हैं। उस टैक्स पे वो गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के काम में लगा सकती है। अगर कोई गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो वो जुआ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो पहले ये तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो ये लोगों का एक भ्रम है कि जुआ है। जुआ अगर होगा तो वो उसका कोई लाइसेंस नहीं होता। यहाँ पे कोई भी अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो थ्रू किसी ब्रोकर के थ्रू करते हैं, और ब्रोकर के ऊपर सेबी के सारे रूल्स रेगुलेशन, एनएससी, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सारे रूल रेगुलेशन होते हैं गवर्नमेंट के। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये जुआ है। तो ये जब आप कोई लाइसेंस लेकर कोई काम करते हैं तो वो जुआ नहीं कह सकते। ठीक है। कोई भाई मान लो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है, जी जी, तो उसके पैसा ना डूबने की, और जैसे एक मन में रिस्क है, उसको लेके क्या गारंटी? देखो, उसमें क्या रहता है कि आपका जो भी ऐसा होता है कि पर डे का जो एक्सचेंज के अंदर होता है सेटलमेंट होता है। हाँ। और सेटलमेंट जो होता है ये गारंटीड होता है। इसकी जो भी कोई ब्रोकर को लाइसेंस लेता है तो वो सिक्योरिटी, एक सर्टन सिक्योरिटी वहाँ पे जमा होती है। इन करोड़ में होती है वो। ठीक है। और वो जो सिक्योरिटी डे टू डे बेसिस पे वो मॉनिटर की जाती है। और अगर जरा सा भी उसमें वो होता है तो उसकी ट्रेडिंग, मतलब इतनी गवर्नमेंट आज सख्त है, सेबी भी इतनी सख्त है कि उसकी वॉचिंग होती है, पूरे कंप्लायंस होता है। तो उसमें पूरा उसकी सिक्योरिटी देखते रहते हैं, लाइव चलती है बिल्कुल। कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तुरंत उसको इन्फॉर्म किया जाता है ब्रोकर को। तो आज की तारीख में बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो यानी कि जो भी आपका सेटलमेंट होता है, आपका जितना भी मान लो 10 लाख 20 लाख का जो भी आपने स्टॉक बेचा है, वो पूरा एक तरीके से सिक्योर्ड होता है। उदाहरण के रूप में हमने किसी कंपनी के स्टॉक्स लिए जी, और 5 लाख रुपए के ले लिए। जी जी, एक ऐसी मैं अंदाजा बता रहा हूँ। जी जी, 5 लाख रुपए के हमने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए। जी जी जी। वहाँ पे क्या गारंटी है हमारे
पैसे का देखो safe उसमें रहेगा। क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं पहले क्या होता था 96 98 से पहले की मैं बात करूँ तो फिजिकल सर्टिफिकेट के रूप में शेयर मिला करते थे। ठीक है। उसमें एक दिक्कत ये आती थी, फिजिकल सर्टिफिकेट आपको मिलता था, जैसे आपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देखा होगा अपना, ठीक है। प्रमाण पत्र, इस तरीके के सर्टिफिकेट्स आते थे। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि फिर मान लो आपने किसी ब्रोकर से परचेज किए, तो परचेज करने के बाद फिर ट्रांसफर डीड लग के वो ट्रांसफर होने जाया करते थे। वहां पर गए, कुरियर भेजा आपने या पोस्ट से भेजा, फिर वहां पे वो लगने में तो कहीं पे मिसप्लेस हो गया, कुछ बहुत सारी दिक्कतें थी। उसके बाद 98 में करीब डिमेटलाइजेशन गवर्नमेंट ने कर दिया, यानी कि उसका जो है फिजिकल स्वरूप खत्म कर दिया और वो एक डिमेट के रूप में यानी पेपर फॉर्म में कर दिया है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले स्टॉक होल्डिंग आया था, स्टार्टिंग उसने की थी, फिर उसके बाद बहुत सारी डिपॉजिटरी सभी ब्रोकर्स को उसके डिपॉजिटरी के लाइसेंस दे दिए गए, जिनको हम शॉर्ट में डीपी पार्टिसिपेंट डीपी बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें आपका क्या होता है कि डीमैट अकाउंट खुल जाता है और जो भी स्टॉक्स होते हैं वो सीडीएसएल और एनएसडीएल के गवर्नमेंट की दोनों वो हैं, उनके उसमें सुपरविजन में रहता है, उनकी कस्टडी में रहता है। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। अभी बीच में एक हुआ था कार्वी के साथ, तो उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया था और जिनके भी स्टॉक्स में जो भी कुछ हुआ था वो सब उनको वापस दिए गए। ठीक है जी। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अब जब हमारे भाई इस वीडियो को देखेंगे जाट ट्रेड सेंटर के माध्यम से, जी जी। उनके दिमाग में आएगा भाई चलो हम भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, हाँ क्योंकि लास्ट तक चीज़ें होनी हैं और बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के आएंगी और जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं उन पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल सर। किस तरह से शुरू किया जाएगा ये काम? देखो इसमें क्या है, स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको किसी भी ब्रोकर के साथ आपको वहाँ पे, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू आपको वो होता है, तो ब्रोकर के पास अप्रोच करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आप उनको अपने अकाउंट वहाँ पे खोल सकते हैं। उसमें 2 तरीके के अकाउंट खुलते हैं जब भी आप अकाउंट खोलेंगे, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। ठीक है। तो ट्रेडिंग में तो क्या होता है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन और जो पैसा देते हैं आप, वो आपको उस कंपनी को देंगे, ब्रोकरेज हाउस को, वो पैसा जाएगा तो आपके वो उसमें से शो करेगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा, है ना। जैसे ही आप उधर ट्रांसफर करते हैं, आजकल बहुत सारी फैसिलिटी हो गई है, आप नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हैं, आप यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या नाम है एनईएफटी कर सकते हैं अपनी बैंक नेट बैंकिंग से जाके। तो कई सारे मोड हैं आज की तारीख में, बहुत अवेलेबिलिटी है। तो उसमें आपने फंड ट्रांसफर करा तो वो आपको इमीडिएट आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है। तो आपको शो कर जाता है। आजकल क्या था कि 2013 से जब से मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ा है, तो मोबाइल में जो है आजकल मोबाइल से ट्रेडिंग बहुत होने लगी, नेट की अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है, डाटा बहुत सस्ता हो गया है, तो आजकल तो ये ग्रामीण क्षेत्र तक भी पहुंच गया है। तो उसमें क्या है कि आप अपना अकाउंट जो है वहाँ पे खोलें, ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोलेंगे, उसमें ट्रेडिंग और डीमैट दोनों खुलेंगे। ट्रेडिंग में आपका उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जनरल जो है, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ये मस्ट है। ये ऑनलाइन ही खुल जाएंगे अकाउंट? हाँ, आजकल तो क्या है कि पहले फिजिकल खुला करते थे, आजकल ऑनलाइन कंसेप्ट है, तो आजकल ये ऑनलाइन खुल जाते हैं। ठीक है जी। बहुत सारे अब उसमें अकाउंट खुलवाने के बाद आपका आजकल हार्डली 1 से 2 दिन के अंदर अकाउंट खुल जाता है मैक्सिमम, है ना। तो अकाउंट खुलने के बाद आपका जो है फिर आप अपना उसमें मनी ट्रांसफर करेंगे। फिर आप ये देखेंगे मुझे इन्वेस्टमेंट क्या करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा, रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है कि आप कितना आपका इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, या कितनी आपके पास सेविंग्स है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वो करने के बाद आपके जो शेयर्स होंगे वो डीमैट में आपके आ जाते हैं। ठीक है। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ है, बहुत क्लैरिटी है और सब पूरा लाइव ट्रेडिंग चलती है, आपके वैल्यूएशन आपको मालूम होती है, सब कुछ क्लियर रहता है। ठीक है जी। तो शुरुआत करने से पहले किसी व्यक्ति को मतलब सीखने का क्या तरीका है, कैसे सीखें? देखो आजकल क्या है कि सीखने के तरीके में मैं आपको बात करूं तो सीखने का ऐसा है कि 2 तरीके से माध्यम है आज की तारीख में। आप 2 तरीके से एंट्री कर सकते हैं। पहली एंट्री तो ये है कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री करें। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अकाउंट खोलें, वो करें। ठीक है। एक तरीका, दूसरा एक तरीका और है, स्टॉक मार्केट में ही आप करना चाहते हैं तो थ्रू आप म्यूचुअल फंड, अगर आप न्यू कमर इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, तो आप उसमें और लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, एक रास्ता और है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड के थ्रू जाने में, म्यूचुअल फंड में आज की तारीख में क्या कंपलसेशन नहीं है ना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवाने का। कोई भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर है, जैसे हम लोग भी करते हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपका म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट KYC बनती है उसमें स्टार्टिंग में। ठीक है। उसमें देयर इज नो नीड ऑफ डीमैट अकाउंट। ठीक है ना, तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जैसे किसी व्यक्ति का क्योंकि आपने कहा कि कितनी भी इन्वेस्टमेंट से हम शुरू कर सकते हैं। जी जी तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई जैसे, जी जी जी
तो उसमें कितना हम मन बना के चलें कि कितने दिन तक किस स्टॉक देखो लॉन्ग टर्म की देखो ना डेफिनेशन अलग अलग होती है लॉन्ग टर्म्स की, काफ़ी मार्केट में बात की जाती है लॉन्ग टर्म के बारे में। तो लॉन्ग टर्म का क्या रहता है कि कम से कम मेरा ड्यूरेशन ये मानता है कि एक मार्केट की जो साइकिल होती है, मार्केट जैसे एक अप एंड डाउन चलता है, तो करीब करीब जो देखा गया, काफ़ी पुराना अगर डाटा देखें तो करीब 5 से 6 साल के बीच में एक साइकिल पूरा हो जाता है मार्केट का। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, तो मेरा ये मानना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर कोई किसी भी स्टॉक में रखता है तो वो कम से कम 5 साल का एक होरिजन जरूर लेकर चलना चाहिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप मिनिमम 5 साल का लॉन्ग टर्म ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो किस तरह से कंपनी चुने? अच्छा, कंपनी चुनने की बात आती है, देखो कंपनी चुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें आज हो गई हैं। आप आजकल न्यूज़पेपर्स आते हैं, आप उसमें थोड़ा स्टडी करें, बिजनेस स्टैंडर्ड है ये आप देख सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स भी आजकल फाइनेंशियल अच्छी वेबसाइट पर आप इन्फॉर्मेशन रहती है। दूसरा क्या है कि आपका खुद का भी प्रोडिक्शन एक ये होना चाहिए, फ्यूचर को लेके आपको पता होना चाहिए आपको आसपास आपके क्या चीज़ें चल रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे आप वो सब चीज़ें देखनी चाहिए, आसपास क्या चीज़ की सेल बढ़ रही है, फ्यूचर में हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ रही है, क्या चीज़, तो वो जिसकी सेल बढ़ेगी, जिसकी ग्रोथ होगी, उसी की कंपनीज के शेयर्स को इन फ्यूचर में वो बढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ों पर भी हमें मार्केट में नज़र रखनी होगी। मतलब खुद से रिसर्च करके? हाँ, खुद की रिसर्च को आपको करनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। ऐसे नहीं है कि नहीं किसी ने कह दिया कि देखो आप वो एक डिपेंडेंसी हो जाती है, आप सपोर्ट ले सकते हैं लेकिन खुद में डिसीजन आपको करना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ है वो, मतलब मेरा मानना ऐसा है। ठीक है जी। पहले तो मैंने कहीं सुना है जी जी कि अभी भी हो सकता है वो चीज़ें काम कर रही हों। जी जी कि कुछ एजेंसीज होती हैं इस तरह की जो गाइड करती हैं कि भाई आप ये वाला स्टॉक्स खरीदो, ये वाला मत खरीदो, अभी ये आने वाले टाइम में ये। जी जी जी। तो इस उसमें क्या है सर, देखो दो तरीके के कंसेप्ट हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, दो तरीके के कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट तो क्या है कि फुल फ्लेज ब्रोकरेज हाउसेस बोलते हैं उनको। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको जो है रिसर्च रिपोर्ट वगैरह, उनकी टीम होती है, वो रिसर्च रिपोर्ट वगैरह आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। और उसके आधार पे वो एक प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई आप ये स्टॉक को ले सकते हो, इतने लंबे समय रख सकते हो। कि दूसरा तरीके का कि जो मॉडल है जो 2015 के बाद बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि लोगों को क्या है कि उस टाइम पे, आज की तारीख में क्या अवेयर, मतलब बहुत इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। पहले था ये कंसेप्ट कि भाई ब्रोकर हाउसेज ही आपको प्रोवाइड कराते थे। आज की तारीख में क्या वेबसाइट्स वगैरह बहुत अच्छी आ गई हैं, पेड वेबसाइट्स बहुत आ गई हैं, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, न्यूज़पेपर है, बहुत कुछ जगह है, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये एक है। ठीक है। और दूसरा मैं बता रहा था इसमें दूसरा जो मॉडल है वो डिस्काउंट ब्रोकरेज का है। अच्छा। तो डिस्काउंट ब्रोकरेज में क्या हुआ है कि डिस्काउंट ब्रोकरेज में कस्टमर्स को जो है, इन्वेस्टर्स को एक बेनिफिट ये हो गया है कि उसमें जो है ब्रोकरेज वगैरह जो होती है, यानी कि जो कमीशंस वो जो पे करते हैं ब्रोकर को, वो काफ़ी कम हो गया है। तो उसे कम करने का कस्टमर ये सोचता है कि चलो मैं इन्फॉर्मेशन तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, वेबसाइट से ले लूँ, इधर से ले लूँ, और मुझे थोड़ी कमीशन, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर वो काम करता है या करता है तो काफ़ी उसका हिस्सा जो है प्रॉफिट का ब्रोकरेज में चला जाता है। तो ये डिस्काउंट ब्रोकरेज का जो है ये करीब 2009 से चला है और पॉपुलर ये 2014-15 के आसपास हुआ है। तो आज की तारीख में काफ़ी सारे प्लेयर आ गए, जैसे जीरोधा है, आप स्टॉक्स है, ग्रो है, ये कई सारी है। तो जिसमें आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो जीरोधा के जो करीब करीब 1 करोड़ के कस्टमर पार कर गया है। ठीक है। और उसका टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छा है। और उसमें एक अच्छी बात यह है कि वो डिलीवरी पे कोई आपका इन्वेस्टमेंट पे या कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते, सिर्फ आपको गवर्नमेंट को जो टैक्सेस होते हैं, स्टैट्यूटरी चार्जेस, वो पे करने होते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है, कस्टमर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि उसको। और ये इन्होंने करीब 2016 से इन्होंने जीरो कर दी थी ब्रोकरेज। वो अपने कोई ब्रोकरेज उस पर नहीं लेते। इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंटरडे पे आपको पे करनी होती है। ठीक है। तो ये 2 तरीके के मॉडल आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल्स हैं। और ये जो रैपिडली जो डिस्काउंट ब्रोकरेज का है वो रैपिडली बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जो आजकल नए इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़े यंग हैं, वो काफ़ी डिस्काउंट ब्रोकरेज की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि उनकी सर्विसेज देख के, उनकी टेक्नोलॉजी को देख के, सब कुछ ऑनलाइन सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वो डिपेंडेंसी नहीं है उनके ऊपर। तो डिस्काउंट ब्रोकरेज का आजकल इंडिया में काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो ये जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तरीकों की, एक ये आपने बताया अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी जी। इसके बाद फिर आता है कि जो लोग डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं, और डेली का वो है डेली उसके बारे में क्या? हाँ, डेली में क्या होता है कि आजकल क्या है कि डेली में अगर आप करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका, मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले किसी के भी कहने पे आप ये ले लें, वो ले लें, या SMS आया, आजकल SMS आ गया, किसी ने व्हाट्सएप पे आपको डाला, तो मेरे साथ उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि पहले आपको उसकी देखनी चाहिए क्या उसकी क्वालिफिकेशन इतनी है, या उसने कुछ ऐसी चीज़ की है। दूसरा ये है कि आपको सबसे पहले टेक्निकल सीखना होगा। मेरा ये मानना है कि टेक्निकल सीखें। उस टेक्निकल सीखने के बाद कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कह रहा हूँ दिन में आप एक ही ट्रेड करें, 2 करें,
ज़्यादा है ना। तो लेकिन वो 2 ट्रेड की पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको टेक्निकल कोर्स अच्छी किसी सिचुएशन से करना चाहिए। आज की तारीख में काफ़ी अवेलेबिलिटी है, ई-लर्न मार्केट है, कलकत्ता बेस्ड बहुत अच्छा कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है। और भी वेबसाइट्स वगैरह हैं जो वो आपको कोर्स अवेलेबल कराती हैं। तो आप उनको करने के बाद मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एटलीस्ट आपका शुरुआत में हो सकता है कि आपको इनकम ना हो इतनी, लेकिन आपका अगर आपने लॉस मार्केट में देना और कम मिनिमाइज कर दिया तो आप इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, मेरा ही मानना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके 2 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। जी जी पहला हो गया कि हम किसी स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट करें। जी। दूसरा हो गया कि निफ्टी 50 में हम इन्वेस्ट करें। निफ्टी 50 में तो दोनों में से कौन सा सही है और किस तरह से? निफ्टी, देखो निफ्टी 50 में क्या है कि जो 50 स्टॉक्स होते हैं, जो 50 जो इंडिया के स्टॉक होंगे बेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनको आम भाषा में ब्लू चिप भी बोला जाता है। ठीक है। तो ब्लू चिप कंपनी में क्या रहता है, उन कंपनी के साथ जैसे मैं बात करूँ तो उन कंपनी में क्या रहता है, एक अच्छा मैनेजमेंट होता है। ठीक है। वो पूरा वॉच करते हैं, उनका प्रोडक्शंस लाइन अपनी देखते हैं, अपना सारा कंपटीशंस देखते हैं, अपना पूरी नज़र रहती है। अच्छा कभी उनके किसी क्वार्टर में रिजल्ट खराब आ जाते हैं किसी कारणवश, उनकी सेल गिरी, उनका स्टॉक गिरा, सेल गिरी तो स्टॉक भी नेचुरल गिरेगा। तो वो क्या करते हैं कि उसको, क्योंकि मार्केट में उनको अपनी कंपटीशन देना है और वो बने रहना है, अपनी उसको बनाना, क्रेडिबिलिटी को बनाना है, तो वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं और वो स्टॉक्स जो है फिर रिकवर कर जाता है। तो अच्छी ये ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को एक थोड़ा सा सेफ्टी और उसको बोल सकते हैं रिटर्न भी ठीक रहता है और उसको जो है अच्छा रहता है, मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है। निफ्टी 50 के जो आप स्टॉक बोल रहे हैं उसमें 50 स्टॉक्स होते हैं। ठीक, कंपैरिजन करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहता है। हाँ, ये मतलब एक आम निवेशक के लिए उनमें करना बेहतर रहता है, क्योंकि उनका कंप्लायंस अच्छा होता है, उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है। जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो नेचुरल है कि वो अपनी सभी चीज़ हेल्दी करेंगे, तो वो इन्वेस्टर के हित में है मेरे हिसाब से। इन्वेस्टमेंट के जो और तरीके हैं जी, अब एक शेयर मार्केट हो गया, इसके अलावा जब हम म्यूचुअल फंड जिसमें आप मुख्य रूप से काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड को आप कैसे देखते हैं? देखो म्यूचुअल फंड का तरीका, जो म्यूचुअल फंड जो है इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ करीब 92-93 से प्राइवेटाइजेशन में आ गया है, और आज की तारीख में करीब 43-44 एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिनको बोलते हैं हम, वो आज की तारीख में इंडिया में काम कर रही हैं। और उसमें क्या नाम है, कुछ जो मैं बात करूं तो कुछ 8-10 कंपनी तो काफ़ी बड़े स्केल पे हैं जो काम कर रही है, और इसमें जो है 38 लाख करोड़ का जो है आज की तारीख में 38 लाख करोड़ का AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी इतना पैसा लोगों का इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में म्यूचुअल फंड में हो चुका है। ठीक है। तो लोगों का फेथ हो रहा है। और इसमें अच्छी बात क्या है म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड में क्या है कि एक छोटा से छोटा निवेशक, यानी कि अगर कोई रोड साइड किसी पान की दुकान भी है तो वो भी अपना इन्वेस्टमेंट 500 रुपये मिनिमम, अब तो 100 रुपये तक भी आ गया है, आप उसमें वो इन्वेस्टमेंट अपना मंथली कर सकता है। ठीक है। तो छोटे से छोटा आदमी, कोई ऑटो ड्राइवर है वो कर सकता है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है वो कर सकता है। तो एक छोटे छोटे निवेशकों को भी एक मौका म्यूचुअल फंड ने दिया है जो, और अच्छा इसमें म्यूचुअल फंड में अच्छी बात ये होती है कि म्यूचुअल फंड में जो काम आप स्टॉक मार्केट में करते हैं वहाँ पर डिसीजन आपको खुद लेना होता है। या तो आप किसी से भाई किसी का रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उससे ले, या लेकिन और खुद फाइनली डिसीजन खुद को लेना होता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड में हर स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है। ठीक है। उस फंड मैनेजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है, वही वो पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं और वो डिसीजन वही लेते हैं खरीदने बेचने का। आपको तो सीधा सीधा आपका, हम लोग कोई इन्वेस्टर का क्या करते हैं, उसका रिस्क प्रोफाइल देखते हैं, उसकी ये टाइमिंग ड्यूरेशन देखते हैं, उसकी क्या नीड है, कब उसको पैसा चाहिए, ये सारी फैक्टर्स देख के क्या उसका रिस्क फैक्टर क्या है, कितना मतलब वो रिस्क ले सकता है मार्केट में, उसी के हिसाब से स्कीम्स अलग अलग डिसाइड है। तो वो डिसाइड करके उसके जो भी उसको उसमें फिट बैठती है वो उसको एडवाइस करते हैं। तो इसमें छोटे से छोटा निवेशक आराम से इनमें इन्वेस्ट करता है। अच्छा दूसरी बात क्या है, म्यूचुअल फंड में एक अच्छी बात ये भी है कि आपको डीमैट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। ना, तो कोई इन्वेस्टर अगर सबसे पहली बार करना चाहे, मतलब अभी तक किसी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है कि KYC करानी पड़ती है, नो योर कस्टमर। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सिंपल एक फॉर्म होता है, आजकल तो ऑनलाइन भी हो रही है वैसे, तो फिर सिंपल एक फॉर्म होता है और उसमें फॉर्म में उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होती है, भाई एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसका क्या नाम है उसका जो है आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये लग जाता है और इन्वेस्टमेंट के साथ वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये तो, और वो करने के बाद उसका कि आप सबमिट करते हैं उसको, तो 3 से 4 दिन में उसका वो इन्वेस्टमेंट होकर उसका स्टेटमेंट बन जाता है और उसको ईमेल पे भी आ जाता है, ईमेल पे भी फैसिलिटी है, और फिर वो ऑनलाइन उसका इन्वेस्टमेंट बैंक से जाता रहता है पैसा।
तो कुल मिला के मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक्स को लेके अगर कंपेयर करें इन दोनों में तो यहाँ रिस्क कम है। म्यूचुअल फंड में रिस्क इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या, मान लो सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, हाँ, है ना, तो 1 लाख रुपए में आप ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, या तो भाई 1 लाख के स्टॉक ले लिए किसी कंपनी के, एक चूज करिए आपने, या 2 कर ली, या ज़्यादा 25 हज़ार 4 जगह डिवाइड कर लिए, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर आप वहाँ पे 1 लाख रुपए लगा रहे हैं अपना, तो कम से कम भी जो उनका पोर्टफोलियो होता है कम से कम उसमें 30-40 शेयर 50 शेयर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लग रहा है, या 2 या 4 में नहीं लग रहा, आपका पैसा लग रहा है कम से कम 40 कंपनी में, 40 में 50 में। तो उससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, अलग अलग सेक्टर वाइज पैसा लग जाता है, ठीक है। तो सेक्टर वाइज पैसा लगने से क्या है कि भाई कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कभी किसी की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रही है, उससे क्या होता है वो एवरेज होके किसी में प्लस माइनस होके जो भी है, तो अल्टीमेटली उसका रिटर्न बन जाता है लंबे समय में। ये रिस्क भी कम है उसके अंदर, ठीक है, मेरा ईमान। और ग्रोथ रेट देखो आज की तारीख में क्या है कि महंगाई दर करीब 7-8% चल रही है, तो आज की तारीख में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट ही 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में बात करें कि जो है इनको महंगाई को बीट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ मैं एफडी करता हूँ, तो आज की तारीख में 6-6.5% का मान लो एफडी का इंटरेस्ट रेट है, तो आपकी महंगाई दर 7-7.5% के करीब है, तो आप वहाँ पे अपना पैसा एक तरीके से घटा रहे हैं क्योंकि आप इन्फ्लेशन के सामने नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो पैसा है ये, क्योंकि उसमें रिटर्न आप मान के चलें अगर 5 साल प्लस में आप काम करें तो 12 से 15% जैसा रिटर्न आ जाता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अच्छा, दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें स्कीम अलग अलग है, हर तरीके की आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी स्कीम अवेलेबल है, सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक्स के कंपैरिजन में एक आम आदमी के लिए जिसको नॉलेज भी कम है, जिसको रिस्क भी कम लेना है, और जिसको आगे जाके स्टॉक्स में काम भी करना है, तो वो एक गेटवे के रूप में भी इसको गेटवे, मतलब वो स्टार्टिंग मेरा ये है कि वो पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करें, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, और म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे कैसे काम होता है, कैसे कि स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा कि भाई ये पोर्टफोलियो में क्या स्टॉक्स हैं क्या है, तो धीरे धीरे उसको अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर उसको आगे से वो फिर धीरे धीरे जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो वो स्टॉक मार्केट में तो जा सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ रहेगा। क्या तरीके हैं, किस तरह से शुरू किया जाएगा ये? म्यूचुअल फंड में तो मैंने बताया कि जैसे पहले उसकी केवाईसी, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो केवाईसी करा, अगर पहली बार का इन्वेस्टर है, यानी सबसे पहले क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम ये खुद से करा सकते हैं ऑनलाइन या क्या आपने क्या पूछा? ये हम खुद से कर सकते हैं, मतलब केवाईसी कराना, अकाउंट खोलना? देखो खुद से कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को मतलब एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से लेंगे, क्योंकि उसमें क्या रहेगा वो आपको हेल्प भी करेंगे, ठीक है, और हेल्प करने के बाद आपको पूरा वो हेल्प भी करेंगे, कहीं पे कोई रिजेक्शन आता है उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे, फिर आपको अगर नहीं मालूम है तो वो आपको एडवाइस भी कर सकते हैं कि आप इन स्कीम्स में लगाएं, इसमें लगाएं, और बाकी आजकल फाइनेंशियल एडवाइजर भी जो है सब वो ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको ये सब काम ऑनलाइन ही हो जाएगा, ठीक है, पेपरलेस ही काम होगा ये। तो हमारी जो ये कंपनी है दोआब फाइनेंशियल्स, इसमें हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं? देखो इसमें दोआब फाइनेंशियल्स में हम लोग एक तो आपका शेयर्स का, आपको शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप हमारे साथ जो है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आप लेना चाहें, ठीक है, उसकी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपना जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है जनरल इंश्योरेंस में मतलब व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह है ना, पर्सनल एक्सीडेंट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और लाइफ इंश्योरेंस तो है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। और कुछ चीज़ें आपके मन में रह गई हों? मुझे लगता है कि सभी सवाल आ गए हैं मेरे मन में, जो थे शेयर मार्केट को लेके भी और म्यूचुअल फंड्स को लेके भी। यदि इनके अलावा कुछ चीज़ें रहती हों जो आप यूथ को लेके गाइडेंस के रूप में देना चाहते हैं तो वो बताइए। मेरा यही है कि भाई यूथ के लिए देखो एक अच्छा ऑप्शन है, आज के फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छी चीज़ है, और ये निवेश का क्या, किसी ने मुझसे एक बात कहा था कि ये बोलिए कि भाई अगर आज फसल नहीं बोओगे तो फ्यूचर में काटोगे क्या, एक भाई यही है ना। अगर मैं कहता हूँ आज मैं 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा हूँ तो आने वाले टाइम में मुझे 10 साल बाद उसी वही 500 रुपये मेरे 800 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। लेकिन इसलिए है कि ये नहीं देखना चाहिए कि भाई मेरे पास तो अभी मैं जब करूँगा इन्वेस्टमेंट कि जब मैं भाई आज तो मान लो मेरी 15,000 की सैलरी है, यार मेरी 50,000 की सैलरी होगी तो मैं स्टार्ट मैं नहीं रॉन्ग। सबसे पहले क्या है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट भले आज 500 है तो आप भले आपकी 15,000 सैलरी है तो 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट जरूर स्टार्ट करें। ये चीज ना रहे कि भाई आज को 10 साल बाद, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कंपाउंडेड का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। क्योंकि इसको अगर मोटी मोटी भाषा में कहें, मेरे जो समझ में आया इतनी सारी चीज़ों से, कि
जितना आप इंतजार करोगे, हम किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं, वो कंपनी दिन रात तरक्की जी वो तरक्की कर रही है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अगर निफ्टी की बात करें या म्यूचुअल फंड में वो कंपनियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं लगातार, तो अगर हम इंतजार करेंगे तो वो तो बढ़ रही हैं, वो तो बढ़ रही हैं। ठीक है, देश तो आगे बढ़ रहा है, कंपनियां तो आगे बढ़ रही हैं, बिल्कुल हम वही हैं जहाँ अगर हम उनमें अपना हिस्सा डालते हैं तो हम उनके साथ अपना एक बढ़ने की गारंटी तय कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें देखो बस उसमें ये है कि एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छे से लें, जानकारी अच्छे से लें, या फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे भाई साहब हैं, आपका कोई सवाल है, कोई भी क्वेरी है शेयर मार्केट को लेकर, चाहे म्यूचुअल फंड को लेकर, वो भाई साहब का हम डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी डालेंगे, वेबसाइट वगैरह सबका लिंक डालेंगे, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और बताइए, कुछ कह रहे थे आप? मेरा उसका बोल रहे थे हम, क्या अभी आप शायद कुछ कह रहे थे कुछ, क्या? हाँ, बस मैं तो ये कंक्लूड कर रहा था चीज़ों को। अच्छा। हाँ, कि बस इसके अलावा मैं दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, इनकी जो सर्विसेज हैं वो भाई साहब ने बताई, एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। स्टॉक्स को लेके आपका कुछ काम है, म्यूचुअल फंड को लेके आपका कुछ काम है, इंश्योरेंस को लेके आपका कुछ काम है, चाहे वो किसी भी तरह का इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम, हेल्थ सेक्टर, व्हीकल, कुछ भी, आप भाई साहब की सर्विसेज लीजिए। और किसी भी काम को करने से पहले उसकी नॉलेज लें, और उससे संबंधित जो अनुभवी व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने का जाट ट्रेड सेंटर आपको काम कर रहा है। और आपने सुना, आपको धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वहाँ तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, इससे जिन्हें मदद मिलेगी। आपने हमें समय दिया भाई साहब, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कृष्णपाल जी।